हेलो ऑल। आज के हम इस लेक्चर में स्विच केस स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशंस किए थे। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में एक सिलेक्शन स्टेटमेंट की कैटेगरी होती है। सिलेक्शन स्टेटमेंट की कैटेगरी में इफ स्टेटमेंट और दूसरा स्विच केस स्टेटमेंट होता है। आज हम उसी स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसे सिलेक्शन स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, पहले हम उसके बारे में बात कर लें। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है। उन चॉइसेस में से यदि मुझे किसी स्पेसिफिक चॉइस को सिलेक्ट करना है, उस पर स्विच ओवर करना है, उस केस में हम स्विच केस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं। मान लेते हैं एक स्विचिंग सर्किट का एक एग्जांपल लेते हैं। गांव में कुछ लोड शेडिंग होती है, लाइट कुछ घंटों के लिए अवेलेबल होती है, फिर बाकी समय पर नहीं रहती, ताकि उस समय पर दूसरे गांव पर लाइट दे दी जाए। तो उसी का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक अलग अलग गांव की ये मेन लाइन है, कनेक्शंस है कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं दिस इज विलेज ए, दिस इज विलेज बी, सी, डी, ई एंड एफ, लाइक दैट, डिफरेंट। और इसमें सब में अलग अलग टाइमिंग्स है। मान लेते हैं सुबह 9 से 11 गांव ए में लाइट प्रोवाइड करनी है, बिजली की सप्लाई देनी है। फिर उसके बाद 11 से 1 हमें दूसरे बी गांव में सप्लाई करनी है। इस तरीके से अलग अलग 2-2 घंटे की जो सप्लाई है वो हम यहाँ पर अलग अलग 3 to 5 गांव में हमें देना है। एग्जाम्पल आप ले सकते। और मान लेते हैं ये आपकी मेन लाइन है। तो यहाँ पर एक स्विचिंग सर्किट होगा और ये स्विचिंग सर्किट बेसिकली दिस इज स्विचिंग नाउ। तो ये जो सर्किट है ये कनेक्शन होगा, ये कंप्लीट होगा हर 2 घंटे में हम इसे स्विच करेंगे। तो अभी मान लेते हैं यहाँ पर आप 11 से 1 के समय में गांव बी पे लाइन दे रहे हैं। तो जैसे ही 1 बजेगा ये जो स्विचिंग है यहाँ से ये कट जाएगा और एक नया यहाँ पर स्विचिंग होगी। सो आई विल रिजेक्ट दिस केस एंड आई विल सेलेक्ट द नेक्स्ट केस लाइकवाइज। सो आपके पास बहुत सारी अलग अलग चॉइसेस है। इन बहुत सारी चॉइसेस में से मुझे किसी एक स्पेसिफिक चॉइस पर स्विच ओवर करना है, सॉर्ट ऑफ थिंग, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट। ये एक जनरल एग्जांपल है। मैं यहाँ पर इसका पहले सिंटेक्स लिखता हूँ, फिर हम उस सिंटेक्स पे बेस इसको डिस्कस करेंगे और फिर एग्जांपल से और इसको क्लियरिफाई करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सिंटेक्स। तो सिंटेक्स के लिए सबसे पहले आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट कीवर्ड इज स्विच। और यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन लिखना होगा। ये एक्सप्रेशन सिंपल वेरिएबल भी हो सकता है या कोई अरिथमेटिक और एनी एक्सप्रेशन ये हो सकता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन के बारे में कुछ खास बात है वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। नाउ अज्यूम दिस एज अ स्विचिंग सर्किट, और स्विचिंग सर्किट में हमने एक एक्सप्रेशन को पास कर दिया। और अब जब ये पास कर दिया तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस भी होनी चाहिए और उन चॉइसेस पर हम स्विच ओवर करेंगे। तो अब समय आ गया कि वो चॉइसेस स्पेसिफाई किए जाएं जिन पर हमें स्विचिंग करनी है। तो चॉइस स्पेसिफाई करने के लिए देयर इज अ कीवर्ड केस एंड आई विल हैव टू मेंशन द वैल्यू। तो यहां पर मान लेते मैंने वैल्यू 1 लिखी, क्योंकि हमारे पास कई सारी वैल्यूज हो सकती है। और उस वैल्यू 1 के लिए उस ऑप्शन में क्या कोड ब्लॉक आपको एग्जीक्यूट कराना है वो आप यहां लिख सकते हैं। और उसके बाद वी कैन यूज द ब्रेक स्टेटमेंट। दिस इज द ब्रेक स्टेटमेंट। लाइकवाइज हम डिफरेंट केसेस को मेंशन करने के लिए कीवर्ड केस यूज करेंगे। अगली वैल्यू लेट्स से केस वैल्यू 2 देन कोलन, और उस केस में हमें जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हम यहां लिखेंगे। एंड अगेन ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन यूज। लाइकवाइज वी कैन हैव n नंबर ऑफ केसेस। तो मैं यहां लिख देता हूं दैट इज केस, लेट्स से वैल्यू n केसेस, फिर से एक ब्रेक स्टेटमेंट। एंड लास्टली जब भी आपके पास सारे ऑप्शंस आपने दे रखे हैं उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर स्पेशल ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट सेक्शन। तो आप डिफॉल्ट सेक्शन ओपन कर सकते हैं और इस डिफॉल्ट सेक्शन में भी हम कुछ कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और इस तरीके से द सिंटेक्स ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ इसमें हम इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीज हो सकती है। कुछ खास बातें जो डिस्कशन में लाना है वो भी आपको ध्यान रखना है। पहली बात, ये जो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो कीवर्ड्स है मैंने अंडरलाइन कर लेता हूं। स्विच इज अ कीवर्ड, केस इज अ कीवर्ड, break is a keyword and default is the keyword. These 4 different keywords we are going to use the switch case statement. सबके हम पहले यूजर्स देख लेते हैं। switch statement actually is used to apply the switch case statement. different cases को मेंशन करने के लिए we'll use the keyword case. Now what is the use of break statement? तो ब्रेक स्टेटमेंट होता यह है कि जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर हम लिखते हैं उस एक्सप्रेशन की एक वैल्यू आती है इवैल्यूएट होने के बाद, और उस वैल्यू को इन केस वैल्यूज के साथ कंपेयर किया जाता है।
जो भी आपने केस वैल्यूज मेंशन किए उनके साथ कंपेयर किया जाता है। यदि कोई भी मैचिंग केस मिल जाता है, उस केस में उसका करस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अब चूंकि मैचिंग केस आपको मिल चुका है, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट भी हो चुका है, तो आगे के केसेस के साथ कंपैरिजन ना हो, जिसकी जरूरत भी नहीं हमें, तो यहां से हम इस स्पेसिफिक केस को एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर आना चाहेंगे स्विच केस से, और इसीलिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है? यहाँ पर जो कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं वो क्या, जैसे ही मैचिंग केस मिला, एग्जीक्यूशन हुआ, उसका करस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूशन हुआ, और आगे न तो केस मैच किए जाए और न ही कोई आगे एग्जीक्यूशन हो, उसके लिए हमें इस स्विच केस से बाहर आने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। व्हाट अबाउट द डिफॉल्ट स्टेटमेंट? मान लेते हैं एक भी मैचिंग केस नहीं मिला, उस केस में क्या? उस केस में ऐसा मैं कह सकता हूं कि यदि मुझे अनहैंडल्ड केसेस को हैंडल करने के लिए कोई कोड ब्लॉक लिखना हो, उस केस में हम वो डिफॉल्ट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n, दे आर दी नोन केसेस, जो कि नोन केसेस है, आपको इन्हीं को आपको हैंडल करना है। लेकिन इसके अलावा यदि कुछ ऐसा हो जाए, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा इवैल्यूएट कर दे जो कि मैचिंग केस में ना मिले, तो उस केस में क्या हो? ऐसे अनहैंडल्ड केसेस को हैंडल करने के लिए वी यूज द डिफॉल्ट सेक्शन। इस डिफॉल्ट के बारे में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि डिफॉल्ट सेक्शन इज ऑप्शनल। डिफॉल्ट सेक्शन ऑप्शनल है, आपको यदि यूज करना है तो यूज करें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट सेक्शन में ब्रेक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है, लेकिन तब जब ये डिफॉल्ट सेक्शन सबसे लास्ट में लिखा गया। नॉर्मली ये डिफॉल्ट सेक्शन हम सबसे लास्ट में ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जितने नोन केसेस है वो हम पहले लिख लेंगे और लास्ट में अननोन केस को हैंडल करने के लिए डिफॉल्ट सेक्शन लिखेंगे। उस केस में डिफॉल्ट में ब्रेक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है, ये डिफॉल्ट सेक्शन इस प्रोग्राम में या स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर किसी भी सीक्वेंस में कहीं भी लिखा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि डिफॉल्ट सेक्शन आपने लास्ट में न लिख के बीच में कहीं लिखा है, ऊपर कहीं लिखा है, उस केस में फिर आपको ब्रेक स्टेटमेंट वहां यूज करना पड़ेगा। ये हुई डिफॉल्ट से रिलेटेड बातें। अब फिर से हम यहां पर शुरुआत करेंगे एक्सप्रेशन से। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा तो इससे जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू या जो भी एक्सप्रेशन का यहाँ रिजल्ट होगा, वो इंटीजर होना चाहिए या कैरेक्टर होना चाहिए। दैट में बी आइदर इंटीजर और कैरेक्टर। जो भी वैल्यू इवैल्यूएट होके आएगी वो इंटीजर और कैरेक्टर बस हो सकती है, वो वैल्यू फ्लोट नहीं हो सकती। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? फ्लोट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होके आएगा वो इन वैल्यूज के साथ कंपेयर किया जाएगा फॉर इक्वालिटी। और आपको पता है फ्लोट वैल्यू, यदि मैं 0 से 1 के बीच आपको वैल्यूज पूछूं, फ्लोट वैल्यूज, तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। तो सिस्टम कब तक इक्वालिटी के लिए पर्टिकुलर केस को चेक करता रहेगा? दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एक्सप्रेशन यहाँ लिखा जाए, वो जब इवैल्यूएट होकर जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो या तो इंट हो या कैर हो, क्योंकि इंटीजर वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। मीन्स 1 मीन्स 1, 2 मीन्स 2। लेकिन यदि फ्लोट वैल्यू की हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, मान लेते हैं 1.52134, then 1.52135. Now what is the difference as such? ऐसे तो मैं इनफाइनाइट वैल्यू लिख सकता हूं इनके बीच में और सबका मैग्नीट्यूड 1.5 अप्रॉक्स होगा। तो और चूंकि ये इक्वालिटी के लिए बात होती है, इसीलिए ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएंगे और इसीलिए यहाँ पर फ्लोट के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ एक्सप्रेशन के बारे में बात हो गई, अब हम वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज भी या तो इंट होना चाहिए, जो भी हम यहाँ पर केस वैल्यूज स्पेसिफाई कर रहे हैं वो केस वैल्यूज भी या तो इंट होनी चाहिए या कैर वैल्यूज होनी चाहिए। ये वैल्यूज भी फ्लोट वैल्यूज नहीं हो सकती। इसके अलावा एक बात और कि ये जो यहाँ पर वैल्यूज हम स्पेसिफाई करेंगे वो वैल्यूज या तो कांस्टेंट हो या नेम्ड कांस्टेंट हो। या तो कांस्टेंट हो या नेम्ड कांस्टेंट हो या कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकती है। फिर से आई विल रिपीट, ये जो वैल्यूज आप केस वैल्यूज मेंशन कर रहे हैं, पहली चीज वो तो या तो इंट हो या कैर हो। इसके अलावा ये वैल्यूज कांस्टेंट हो सकती है, नेम्ड कांस्टेंट हो सकती है या कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकती है। ये कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकती।
दिस कैन नॉट बी अ वेरिएबल, ये वेरिएबल क्वांटिटी कतई नहीं होना चाहिए। आई हैड मेंशन दैट कांस्टेंट, नेम्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सप्रेशन, लेकिन वो वेरिएबल नहीं हो सकती। फिर से इसका रीजन वही है, वेरिएबल क्वांटिटीज कभी भी चेंज की जा सकती है कहीं से भी। तो जब इक्वालिटी की बात हो रही है तो ये जरूरी है कि वहां जो वैल्यू पहले से मेंशन्ड है वो कांस्टेंट हो, अब उसे चेंज ना किया जा सके ना। ये कांस्टेंट का मतलब तो हमें समझ में आता है कि जैसे 1 2 3 4। व्हाट इज नेम्ड कांस्टेंट? नेम्ड कांस्टेंट क्या होगा? नेम्ड कांस्टेंट मीन, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए पाई इज अ नेम्ड कांस्टेंट। द वैल्यू इज 3.1415, पर उसे एक नाम भी दिया गया है, दैट इज पाई। सो पाई इज द नेम फॉर द कांस्टेंट 3.1415, दैट इज नेम्ड कांस्टेंट। C++ में हम कैसे कांस्टेंट डिफाइन करेंगे वो हम यहाँ एग्जाम्पल में सारी चीजें मेंशन करेंगे। अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें आगे ध्यान रखना है। सो ये बातें हमने बात कर दी ना, आगे चलते हैं। एक और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर जो वेरियस केस हैंडल्ड की सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। मींस इनकी जो सीक्वेंस है वो इसके एग्जीक्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। मान लेते अभी मैंने केस वैल्यू 1 पहले लिखा है, फिर केस वैल्यू 2 लिखा है, जरूरी नहीं कि आप इसी सीक्वेंस में इसे लिखें। केस वैल्यू जो 2 है उसे आप पहले लिख सकते हैं, केस वैल्यू 1 को आप लास्ट में लिख सकते हैं। इन एनी सीक्वेंस यू कैन मेंशन दी केसेस, वेरियस केसेस विद करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। नाउ ये तो हुआ कि वैल्यूज जो आप मेंशन कर रहे हैं वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकती है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी केस वैल्यू रिपीटेड नहीं हो सकती। ये जो केस वैल्यूज है ये यूनिक होनी चाहिए। रिपीटेड केसेस आर और डुप्लीकेट केसेस आर नॉट अलाउड। आगे चलते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, पर अब उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है हर केस के साथ हो सकता है। जैसे वैल्यू 1 के साथ भी ब्रेक स्टेटमेंट है, फिर वैल्यू 2 के साथ भी ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट का हमने क्या यूज देखा था? ब्रेक स्टेटमेंट का हमने ये यूज देखा था कि जब यहां पर एग्जीक्यूशन होता है तो यहाँ जो वैल्यू एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है वो वैल्यू यहाँ जो केस वैल्यूज है उनके साथ इक्वालिटी के लिए कंपैरिजन होता है। जब भी मैचिंग केस मिले तो करस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अब आगे एग्जीक्यूशन नहीं चाहते इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट से हम बाहर आ सके। मान लेते हैं इन केस मैंने यहां पर ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा, दिस ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, नहीं लिखा। उस केस में क्या होगा? उस केस में यदि ये मैचिंग केस मिल जाता है, एग्जीक्यूशन होगा करस्पॉन्डिंग ब्लॉक का, और जब ब्रेक स्टेटमेंट यहां नहीं लिखा हुआ है तो वो अगले केस में भी आ जाएगा बिना वैल्यू मैच किए, और केस 2 का ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा। और ऐसा तब तक होगा जब तक कि अगला ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाता। जैसे कि केस 2 में अब यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा तो उस केस में वैल्यू 1 का केस भी एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, फिर वैल्यू 2 का केस भी एग्जीक्यूट होगा, और अब चूंकि यहाँ पर ब्रेक है तो फिर आगे के कंपैरिजंस नहीं होंगे और अब आप ब्रेक स्टेटमेंट से बाहर आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो किसी भी केस में ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, लिखना चाहिए। नहीं लिखा तो जो मैचिंग केस है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही, और यदि उस केस में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो आगे के केसेस भी डिस्कस किए जाएंगे, एग्जीक्यूट होंगे तब तक जब तक कि अगला ब्रेक स्टेटमेंट आपको नहीं मिल जाता। डिफॉल्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि डिफॉल्ट सेक्शन जो है वो आपका ऑप्शनल है। यदि आपने लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अनहैंडल्ड केसेस को हैंडल करेगा, और यदि नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। दूसरा, डिफॉल्ट को आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपने लास्ट में नहीं लिखा है, ऊपर लिखा है, तो उसमें भी ब्रेक स्टेटमेंट की जरूरत है, आपको लिखना पड़ेगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमने स्विच केस से रिलेटेड डिस्कस की। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात है जो मुझे बताना है, मैंने अभी आपको बताई भी है वैसे एक बार, कि यहाँ जो कंपैरिजन है वो सिर्फ इक्वालिटी के लिए होता है। यही डिफरेंस है इफ एल्स स्टेटमेंट में और स्विच केस स्टेटमेंट में। इफ एल्स स्टेटमेंट में जो कंडीशन होती है उसमें हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एनी कंडीशन वी कैन चेक, एनी ऑपरेटर वी कैन यूज, बट इन स्विच केस स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट इक्वालिटी ऑपरेटर इज यूज्ड। इसीलिए यहां पर इतनी सारी बातें हमने डिस्कस की कि वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो इंटीजर और कैरेक्टर बस हो सकता है, फ्लोट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इक्वालिटी के लिए बात करनी है। और यही कारण है कि यदि मान लेते हैं आपके पास एक प्रोग्राम जो इफ से आपने बनाया है इक्वालिटी के साथ, और एक प्रोग्राम आपने स्विच केस से बनाया है, उस केस में कौन सा प्रोग्राम ज्यादा इफिशियंट होगा? उस केस में ऑब्वियसली स्विच केस स्टेटमेंट ज्यादा इफिशियंट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे स्विच केस स्टेटमेंट कंपाइल होता है, सिस्टम को ये पता होता है कि इसमें सिर्फ मुझे इक्वालिटी चेक करनी है, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इनके बारे में मुझे कोई
कोई मतलब नहीं, उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी, उसे पता है तो होता है कि सिर्फ इक्वालिटी चेक करनी है, इसलिए वो एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। लेकिन जब आप इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं उसमें इक्वालिटी के अलावा दूसरे ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो वो एग्जीक्यूशन थोड़ा सा उसका स्लो होगा। पर हम बात करते हैं एग्जैक्ट कंपैरिजन की, कि इक्वल टू यूज हुआ है या इक्वालिटी का कोई एग्जीक्यूशन है इफ की मदद से, और इक्वालिटी का कोई एग्जीक्यूशन है स्विच केस की मदद से, तो स्विच केस का प्रोग्राम ज्यादा तेजी से एग्जीक्यूट होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिन भी बातों को अभी हमने डिस्कशन किया है उन एक एग्जाम्पल से हम उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपको कहा गया कि डे नंबर यदि दिया जाए, सप्लाई किया जाए, तो आपको बताना है कि कौन सा डे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि डे नंबर 1 दिया गया तो आपको प्रिंट करना है इट इज मंडे। इफ डे का नंबर 2 दिया तो आपको प्रिंट करना है ट्यूसडे। लाइकवाइज आपको यहाँ पर प्रोग्राम में मेंशन करना है। सो द स्टेटमेंट इज गिवन अ डे नंबर, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द रिस्पेक्टिव डे। सो उसके लिए क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ, स्टार्टिंग विद द इंक्लूड स्टेटमेंट, दैट इज हैश इंक्लूड iostream.h। नाउ सबसे पहले मेन फंक्शन लिखते हैं, और मेन फंक्शन में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और उसे नाम मैं दे देता हूं डे। नाउ यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट या कुछ लाइंस खाली छोड़ रहा हूं ताकि इस प्रोग्राम में मैं कुछ चेंजेस बाद में कर पाऊं। अभी इस डे के लिए आप यूजर से वैल्यू स्कैन करा सकते हैं। प्लीज एंटर द डे, लेट अस स्कैन द वैल्यू यूजिंग द input output. So first of all I'll just flash a message, that is cout enter day value, और मेंशन कर देते हैं 1 to 7 आपको यहां पर वैल्यूज देनी है। So 1 will be Monday and 7 will be Sunday. Okay, so cin मैं उसे स्कैन कर लेता हूं, that is day. नाउ जो भी वैल्यू होगी वो डे वेरिएबल में आपके पास आ जाएगी। नाउ आई विल अप्लाई द स्विच केस स्टेटमेंट। सो स्विच ऑफ डे। नाउ अब इस डे के लिए जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हो सकती है वो मैं यहाँ पर डिफरेंट केसेस में मेंशन कर देता हूं। तो मान लेते मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेट्स से केस 1, एंड केस 1 वी विल डिस्प्ले इट एज मंडे। सो आई विल जस्ट डिस्प्ले cout मंडे। लाइकवाइज और यहां से इंपॉर्टेंटली आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना होगा। नाउ नेक्स्ट इज केस 2। यदि केस 2 होता है तो आई विल जस्ट डिस्प्ले दैट इज cout ट्यूसडे, एंड लाइकवाइज यहां पर भी मुझे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। एक और केस लिख देता हूं मैं, केस 3। केस 3 यदि होता है इसका मतलब cout द डे इज वेडनेसडे, और यहां से हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। लाइकवाइज आपको सारे केसेस लिखने होंगे। आई विल मेंशन द लास्ट केस, दैट इज केस 7, और केस 7 में मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज cout संडे, और यहां से भी मैं ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से बाहर आ जाऊंगा। नाउ लास्टली अब मुझे इन सारे केसेस को हैंडल करने के बाद एक डिफॉल्ट सेक्शन भी ओपन करना चाहिए। अब ऐसा क्यों जरूरी है, देखिए मैंने यूजर को कहा है कि आप 1 से लेके 7 तक का नंबर दीजिए, लेकिन यूजर है, ह्यूमन टेंडेंसी, बोला गया 1 से लेके 7 तक के नंबर देना, एक बार देख के देते हैं, 10 दिया तो क्या होगा, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर ये मेरे सारे हैंडल्ड केसेस है, 1 to 7 आर दी नोन केसेस। और मैंने पहले भी कहा डिफॉल्ट का यूज हम कब करेंगे, अननोन केसेस को, नॉर्मल केस। तो यहां मैं एक डिफॉल्ट सेक्शन भी ओपन करूंगा, दैट इज डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट सेक्शन में मैं यहां पर प्रिंट कर देता हूं दैट इज cout इनवैलिड नंबर और इनवैलिड डे नंबर। कुछ इस तरीके से आप मैसेज दे सकते हैं, इनवैलिड डे नंबर, क्योंकि मैंने डे का नंबर ही मांगा था। और इस तरीके से डिफॉल्ट सेक्शन मैंने कहा है, डिफॉल्ट में आपको चूंकि लास्ट केस है यहाँ पर ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस विल बी द क्लोज ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट एंड दिस विल बी द क्लोज ऑफ योर प्रोग्राम। सो दिस इज हाउ वी विल राइट द सिंपल प्रोग्राम। नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल अ मैसेज विल बी डिस्प्लेड एंटर डे वैल्यू, डे नंबर। तो यूजर ने मान लेते हैं 2 दिया, उस केस में क्या होगा, तो यहाँ 2 एक्सप्रेशन है, वैल्यू डायरेक्ट वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन में है 2।
Now it will match with this case. The case value is 1, but the day number is 2. So 2 is not matched with 1. It will go to the next case for matching. 2 is equal to 2. The matching case is found. It will display Tuesday. और यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आप सीधे बाहर आएंगे, क्योंकि आपको मैचिंग केस मिल चुका है, तो आगे के केसेस के एग्जीक्यूशन करने की जरूरत नहीं है, उन्हें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। इस तरीके से वैलिड डे नेम में 1 to 7 यदि वैल्यू आती है तो करस्पॉन्डिंग केस में वो जाएगा, आंसर प्रिंट होगा और ब्रेक के स्टेटमेंट से आप बाहर आ जाएंगे। मान लेते हैं मैंने फिर इस प्रोग्राम को रन किया, यूजर से कहा 1 से लेकर 7 तक का कोई भी नंबर दीजिए, लेकिन यूजर ने इस बार 10 दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, नो मैचिंग केसेस फाउंड, और वो बाय डिफॉल्ट केस में आ जाएगा, मैसेज आएगा इनवैलिड डे नंबर, जो कि एक प्रॉपर आउटपुट होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन है स्विच केस स्टेटमेंट का। नाउ इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी, वो ये जो हमने लिखी हुई है, ये जो डे है इंटीजर है, हमने कहा इंटीजर या कैरेक्टर, यदि कैरेक्टर होगा तो आपको केस वैल्यू को सिंगल कोट्स में मैनेज करना होगा या मेंशन करना होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ जो वैल्यूज है वो सारी इंटीजर वैल्यूज है। अब एक बात करते हैं, जो हमने कहा था कि कांस्टेंट होगा वो तो हमने यहाँ पर लिख लिया, या इस एग्जांपल में कांस्टेंट ही लिखा हुआ है। व्हाट इज नेम्ड कांस्टेंट एंड व्हाट इज कांस्टेंट एक्सप्रेशन, वो उस केस में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। C++ में यदि आपको कांस्टेंट डिफाइन करना है तो कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा constant int. The syntax to define the constant in C++, that is const कीवर्ड हमें यूज करना पड़ेगा, then the type of constant, और यहाँ पर let's say I have a constant named as d, और मान लेते हैं इसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ 1 फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से। Now what is the difference between variable and constant? ये जो d है अब ये constant है, अब इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, अब चेंज नहीं हो सकती। लेकिन यदि यहां वेरिएबल होता जैसे कि डे, इसकी वैल्यू वैरी हो सकती थी। अब यहां देखिए, यदि मैं यहां केस 1 की जगह आई विल चेंज इट टू डी, व्हाट विल हैपन, इज इट करेक्ट? यस इट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, नेम्ड कांस्टेंट। सो दिस इज द सेकंड थिंग जो कि हमने अभी यहां पर यूज की। कांस्टेंट जैसे कि 2 3 आर द कांस्टेंट, डी इज द नेम्ड कांस्टेंट, तो हमने नेम्ड कांस्टेंट भी यूज करके देख लिया। नाउ What about the constant expression? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि कांस्टेंट इवैल्यूएट होके आ जाए, या जो भी एक्सप्रेशन आपने लिखा है उससे आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिले। हाँ, एक बात और, यहां पर आप कोई एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, वो एक्सप्रेशन यदि इवैल्यूएट होता है तो उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर देखें, मान लेते हैं मैंने केस 2 लिखा है, यदि इस केस 2 को मैं यहां से हटा के 2 की जगह इफ आई मेंशन इट एज d+1, d+1, then what will happen? तो देखिए d की वैल्यू क्या है, 1। now 1 + 1 it is 2 again. so this is the example of constant expression. ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन का एग्जांपल हुआ। तो इस एग्जांपल में तीनों ही चीजें हमने देख ली, कांस्टेंट भी देखा, दिस इज कांस्टेंट 3, नेम्ड कांस्टेंट दैट इज d, देन कांस्टेंट एक्सप्रेशन दैट इज d+1। यहां पर वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते, ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी थी वो क्या, या तो वो इंटीजर वैल्यूज हो सकती है या कैरेक्टर वैल्यूज हो सकती है। तो इस तरीके से हमने इसमें सारे डिस्कशंस कर लिए। सिर्फ एक डिस्कशन इस एग्जांपल में करना है, वो ये कि ये जो डिफॉल्ट सेक्शन है, वो डिफॉल्ट सेक्शन आप यहां शुरुआत में भी लिख सकते थे, लेकिन यदि आप इसे शुरुआत में लिखते हैं तो उस केस में आपको इसमें ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज करना चाहिए, दैट इज द केस। इसके बाद एक और चीज डिस्कस करनी, वो ये कि मान लेते हैं यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है और यहां भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, उस केस में हम एक बार उसका एग्जीक्यूशन करके देखते हैं। मान लेते हैं यूजर को मैंने कहा प्लीज एंटर द डे वैल्यू, और यूजर ने दे दी डे वैल्यू लेट्स से 1, या डी की वैल्यू 1 है। सो यहां पर जब मैं यहां केस डी लिख रहा हूं तो डे की वैल्यू यूजर ने दी है 1, द कांस्टेंट इज d1, 1 is 1, मैचिंग केस इज फाउंड, प्रिंट होगा मंडे। अब चूंकि ब्रेक स्टेटमेंट यहां नहीं है, उस केस में वो अगले केस में आएगा, यहां एग्जीक्यूशन होगा, मींस वो ट्यूसडे भी प्रिंट करेगा। फिर यहां भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो वो और आगे जाएगा, यहां वेंसडे प्रिंट करेगा, और वेंसडे के बाद जब उसे ब्रेक मिलेगा तब वो यहां पर बाहर आएगा और आगे के कोई भी डेज प्रिंट नहीं होंगे। तो इस केस में सिर्फ 1 इनपुट देने से यहां पर मंडे भी प्रिंट हो रहा है, ट्यूसडे भी प्रिंट हो रहा है और वेंसडे भी प्रिंट हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, यूज करना तो करें, अदरवाइज ना करें, पर अच्छा है कि आप उसे यूज करें ताकि मैचिंग केस मिले तो आगे के केसेस कंपेयर ना हो। सो ये बात आपको ध्यान रखनी थी, जो कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस की थी, यहाँ एग्जांपल के तौर पर भी मैंने आपको उसको एग्जीक्यूट करके बताया।
इसके अलावा एक बात और मैंने डिस्कशन में लाई थी कि आप इनकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। इनकी सीक्वेंस चेंज होने पे भी एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस 3 ऊपर लिखा जा सकता था, केस डी नीचे लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल। और जितनी भी बातें हमने यहाँ डिस्कशन में लाई थी उन सबको मैंने यहाँ पर एक बार आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश की है। इसके अलावा एक और टाइप का केस स्टेटमेंट लिखा जा सकता है जिसमें कि कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल चॉइसेस के लिए आपको सेम आउटपुट डिस्प्ले कराना, मल्टीपल चॉइसेस के लिए आपको सेम आउटपुट डिस्प्ले कराना। जैसे कि मान लेते हैं मुझे ये बोला गया है कि यदि आपको डे नंबर दिया जाए तो आप ये बताइए कि कौन से वीकेंड्स होंगे और कौन से वीक डेज होंगे। तो अब वीकेंड्स में हम लोग क्या करेंगे कि यदि 7 और 6 डे नंबर यदि है हमारे पास, दैट इज सैटरडे एंड संडे, उस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए, वीकेंड। मींस 2 केसेस में एक ही आउटपुट आना चाहिए, दैट इज वीकेंड। और बाकी 5 केसेस में, मतलब यदि डे वैल्यू 1 2 3 4 5 दी गई है, इन सारे ही केसेस में सिस्टम ने क्या प्रिंट करना चाहिए, वीकेंड। तो ऐसे केसेस में हम प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से इसमें मेंशन करके बताता हूं। आई विल नॉट राइट दिस होल थिंग, मैं सीधे इंट यहां से शुरू करते हैं हम लोग। ओके, विल राइट द होल प्रोग्राम। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंट ऑफ डे, विल आस्क द यूजर टू एंटर द डे, तो सी आउट, आई विल आस्क एंटर डे नंबर। नाउ obviously again you will mention from 1 to 7. Okay, now I'll scan that is cin and day. Now as I know कि मुझे 1 to 5 केसेस में सेम आउटपुट देना है, पहले तो जस्ट अप्लाई द स्विच केस स्टेटमेंट, दैट इज स्विच ऑफ डे, कुछ इस तरीके से। और यहां पर ध्यान से केस 1, देन केस 2, केस 3, केस 4 and case 5. For all 5 cases I have to display the same answer. So यहाँ पर आप लिखेंगे सी आउट, that is weekday, इस तरीके से। और यहां से फिर ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से हम बाहर आएंगे। और अब बाकी बचे हुए केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज केस 6 एंड केस 7। और इन दोनों ही केसेस के लिए मुझे कॉमन आउटपुट प्रिंट करना है, दैट इज वीकेंड्स, इस तरीके से। यहां फिर से ब्रेक स्टेटमेंट लिखना ना भूलें। और लास्ट में हम फिर से यहाँ डिफॉल्ट ब्लॉक लिख सकते हैं, और डिफॉल्ट में मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा सकता हूं, दैट इज जैसे कि वहां हमने कराया इनवैलिड डे नंबर, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। दिस इज द एंड ऑफ द स्विच केस स्टेटमेंट एंड दिस विल बी द क्लोज ऑफ मेन। मेन लिख देते हैं, दैट इज वॉइड मेन। Just write the include statement also. So this will be the close of simple main. So यहाँ पर हमने एक बार डिस्कस की कि जब कभी आपको बहुत सारे अलग अलग केसेस के लिए एक सा एग्जीक्यूशन रखना हो, एक सा आउटपुट दिखाना हो, तो उन सारे केसेस को आप मेंशन कर दीजिए। और उसका जो करस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है वो सिर्फ आपको एक ही बार मेंशन करने की जरूरत है। बार बार उसे केस 1 में भी वीकेंड, केस 2 में भी केस 1 में भी वीकडे, केस 2 में भी वीकडे, ऐसा बार बार लिखने की जरूरत नहीं। So this is all about the switch case statement. हमने सारे एस्पेक्ट, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो सकती है वो सब कुछ डिस्कस की। थैंक यू।